फिर जो ये सारे अंडे हमने निकाले, उन सब अंडों में हम हस्बैंड का एक एक स्पर्म डाल देते हैं। तो अंडा और स्पर्म मिल करके हमारी ये छोटे छोटे बच्चे बन गए, जिनको हम टेक्निकली कहते हैं एम्ब्रियो जी। फिर इन सारे एम्ब्रियोज को हम 2 से 3 दिन ग्रो करते हैं लेबोरेटरी में, इंक्यूबेटर में रख करके, एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल द एम्ब्रियोज आर ग्रोइंग, इनको हम 3 से 5 दिन तक ग्रो करते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप में देख करके और छांट करके जो सबसे अच्छे एम्ब्रियोज होते हैं 2, 3, 4, 5, उनको हम वापस आपके यूट्रस में डाल देते हैं। तो आप 2 बार हॉस्पिटल आते हैं। एक बार आते हैं जब हम आपके अंडे निकालते हैं, दूसरी बार आप आते हैं जब हम आपके वापस आपका बच्चा आपके यूट्रस में डालते हैं। इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसके बाद 12वें दिन आपका रिजल्ट आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं और प्रेगनेंसी रुक गई कि नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी, जिन फीमेल्स को मेनोपॉज हो चुका है या हो रहा है, तो क्या वो IVF ट्रीटमेंट ले सकती हैं या करवा सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका शिफाली। ये जानकर लोगों को बहुत आश्चर्य होगा कि जिसको मेनोपॉज हो चुका है उसको भी प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कैविएट है। मेनोपॉज होता तब है जब आपकी ओवरीज में सारे अंडे खत्म हो गए हों। तो आपको बच्चा हो सकता है, आप 9 महीने बच्चा अपने यूट्रस में रख सकती हैं और उसको पैदा कर सकती हैं, उसको फीड कर सकती हैं, लेकिन ये आपके अंडों से नहीं हो सकता जी। इसको हम कहते हैं डोनर एग IVF। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये एक लीगल प्रोसीजर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है दैट डोनर एग IVF इज लीगल इन इंडिया। ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो हम 18 से 25 साल की औरतें होती हैं, हमारे पास डोनर बैंक होता है जी। और इसमें जो डोनर्स होती हैं वो हेड टू टो पूरी तरह चेक्ड होती हैं, पूरी स्वस्थ होती हैं। ये ना हो कि आपने किसी डोनर से अंडे लिए और उसके अंदर की कोई बीमारी अंडों के थ्रू आपके बच्चे में आ गई। तो जो सारे मैंने आपको भी पहले IVF प्रोसीजर बताया, वो सारे इंजेक्शंस हमारी डोनर को लगते हैं। डोनर के अंडे जब तैयार हो जाते हैं तो उनको हम निकाल लेते हैं। उसमें हम आपके हस्बैंड का स्पर्म डालते हैं, साथ के साथ आपको हम हल्की दवाई देते हैं जिससे आपका यूट्रस तैयार हो जाता है। मेनोपॉज होने के बाद भी यूट्रस पूरी तरह स्वस्थ रहता है। इट इज जस्ट दैट इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग। तो आपका यूट्रस तैयार हो गया, आपके बेबीज तैयार हो गए डोनर एग और हस्बैंड के स्पर्म को लेकर के, और इसको हम आपके यूट्रस में डाल देते हैं। तो ये डोनर एग IVF हो गया। जो आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि हरियाणा में एक लेडी थी जो 55 साल की थी या 60 साल की थी और उसके बच्चा हो गया, तो ये सारे डोनर एग IVF से ही हो पाते हैं और इनका बड़ा अच्छा सक्सेस रेट होता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आपसे IVF के ऊपर बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल अभी हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे वुमेन प्लस लाइव में। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है वुमेन प्लस लाइव में। दोस्तों, वुमेन प्लस लाइव में आज हम बात कर रहे हैं IVF के बारे में, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। अगर आपका IVF से जुड़ा कोई भी सवाल है या फिर वुमेन हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01147545447 और साथ ही 48। आपके सभी सवालों का जवाब दे रही हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद गायनेकोलॉजिस्ट IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋचा कटियार फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर, आपसे IVF के बारे में हम बात कर रहे थे। आपसे जानना चाहूँगी, IVF ट्रीटमेंट कितनी बार कराया जा सकता है? शिफाली, देखिए, हम उम्मीद तो हमेशा करते हैं कि पेशेंट पहली साइकिल में ही प्रेग्नेंट हो जाए जी। लेकिन अगर पेशेंट पहली साइकिल में प्रेग्नेंट नहीं होता है तो IVF ट्रीटमेंट कम से कम 3 से 4 बार भी कराया जा सकता है। इट इज़ जस्ट दैट सम पेशेंट्स आर फर्स्ट टाइम लकी, सम पेशेंट्स आर सेकेंड टाइम लकी, सम पेशेंट्स आर थर्ड टाइम लकी। 3 से 4 बार के आगे भी आप करा सकते हैं अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले गए हैं जिनके पास कुछ इसी खास प्रकार की पद्धति है या टेक्निक है जो आपने अब तक इस्तेमाल नहीं करी है। इफ अ न्यू सेंटर हैज गॉट समथिंग न्यू टू ऑफर, देन यू कैन गेट IVF डन इवन मोर नंबर ऑफ टाइम्स। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, इनकी प्रॉब्लम जान लेते हैं। डॉक्टर, हेलो। हेलो वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वुमेन प्लस लाइव में। बताएं क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि मेरी उम्र 35 साल है, लेकिन मुझे व्हाइट वाटर काफी जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ। बेटा, अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज जा रहा है तो आपको जरूर से एक बार डॉक्टर के पास जाकर के अपना पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, देखने के लिए कि अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और यदि इन्फेक्शन है तो ये आराम से ट्रीट हो सकता है। जी डॉक्टर, IVF से आपसे बात कर रहे थे IVF के बारे में। आपसे जानना चाहूँगी, IVF ट्रीटमेंट से जो बेबीज होते हैं वो नॉर्मल होते हैं? क्योंकि लोगों के जहन में ये मिथ होता है कि बेबीज जो है वो नॉर्मल नहीं होते, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। शिफाली, पहले तो टू पुट ऑल डाउट्स टू रेस्ट,
द फर्स्ट IVF बेबी हु वॉज बोर्न इन 1980s, उसका नाम था लुई ब्राउन। ये जो गर्ल थी ये पैदा हुई थी इंग्लैंड में जी। वो बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई, उसने नेचुरली कंसीव करा और उसके बेटा हो गया। ठीक, तो मतलब IVF से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके भी अब बच्चे हो गए हैं नेचुरली। तो ये तो चलो हुआ, मैंने एक ब्रॉड स्टेटमेंट दिया। वैसे आप ये मान के चलो कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, जी। अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं 100 औरतों को, तो एक रिस्क होता है अराउंड 2% कि बच्चे में कोई प्रकार की बनावट की परेशानी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन। तो नॉर्मल पॉपुलेशन में, नॉर्मल बच्चों में भी 2% रिस्क होता है, और IVF से जो बच्चे पैदा होते हैं उससे ये रिस्क ओनली 0.5% ही बढ़ता है। मतलब 2.5% ही रिस्क होता है, जिसको हम कहते हैं इट इज अ नेग्लिजिबल रिस्क ओवर एंड अबव द रिस्क टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। तो यू कैन से दैट द चाइल्ड बोर्न इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल बी नॉर्मल। प्लस आजकल कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट किसी भी प्रेगनेंसी को अनअटेंडेड नहीं छोड़ती। हम लोग कॉन्स्टेंटली चेक्स और मेजर्स करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स करते हैं देखने के लिए कि ये जो कंसेप्शन हुआ है, ये जो बच्चा है, ये पूरी तरह स्वस्थ है कि नहीं। IVF हो चाहे नॉर्मल हो, कोई भी इंसान अब नॉर्मल बच्चा नहीं चाहता, तो सारे चेक्स और मेजर्स हैं जिससे वेल विद इन द लीगल लिमिट हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी है, मेनका कोलकाता से। हेलो। हेलो जी मेनका जी, बताएं क्या परेशानी है आपकी? अरे हमको वीकनेस रहता है, थकावट होती है, पीरियड जैसे मंथली आता है तो थोड़ा गड़बड़ से आता है 2-4 दिन। जी, आपकी एज कितनी है? मेरी है 35। जी, डॉक्टर आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, आपको बेटा प्रेगनेंसी है इस समय? नहीं, प्रेगनेंसी नहीं, मेरा वो ऑपरेशन हो चुका है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, मैं 35 की। अच्छा, अगर आपको थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, तो आप एक जनरल फिजिशियन को दिखाएं, हीमोग्लोबिन और अपना थायराइड चेक कराएं। ये मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं वीकनेस के, जिसको हम एनीमिया कहते हैं या हाइपोथायरॉयडिज्म। ये ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी है दिल्ली से। हेलो। हेलो शशि जी, बताएं क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैडम, मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत सांस फूलता है और मेरे को बहुत ही मतलब बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती। जी, कितने सालों से है आपको ये प्रॉब्लम? मैडम मेरे को ना हेलो शशि जी, कितने सालों से है आपको ये प्रॉब्लम? कब आपको पता चला कि आपको थायराइड है? 8 साल हो गए। आपकी एज बताइए। मैडम मेरी एज है 42। जी। अच्छा, तो शशि की आपको प्रेगनेंसी भी है साथ में? हाँ जी। इस समय आपके पेट में बच्चा भी है? 42। हाँ। जी। इस समय आपके पेट में बच्चा भी है क्या? नहीं मैडम, मेरे को प्रेगनेंसी थी जिस समय मैंने अबॉर्शन कराया, उसके बाद में ये प्रॉब्लम हुई है मेरे को। अच्छा, तो बेटा अगर आपको सांस भी फूल रही है, थायराइड की प्रॉब्लम भी है, तो हो सकता है कि आपका थायराइड अंडर गुड कंट्रोल ना हो। तो आप एक अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट माने थायराइड के विशेषज्ञ को दिखाइए, और थायराइड अगर गुड कंट्रोल हो जाएगा आपका, तो ये सांस फूलने वाली और वीकनेस टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ है डॉक्टर कोलकाता से, रिंकी जी। हेलो। हाँ हेलो। रिंकी जी, बताएं क्या परेशानी है आपकी? हाँ नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। हाँ, मुझे ये जानना था कि IVF सक्सेस ना होने के क्या क्या कारण होते हैं, और IVF कराने से पहले क्या तैयारियां होनी चाहिए, मतलब पर्सनली। बेटा आप एक बार अपना पहला सवाल फिर से दोहराइए, मुझे साफ सुनाई नहीं पड़ा। IVF सक्सेस ना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अच्छा बेटा, IVF अनसक्सेसफुल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक कि आपके अंडे ना अच्छे बने हों, दूसरा हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी ना अच्छी हो, थर्ड एग और स्पर्म तो